Good afternoon, everyone. Good afternoon, Kabir. Recording in progress. सर Yes. सर वो जो हम प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे थे वो वाला टॉपिक खत्म? हाँ, उसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ सर मुझे। नहीं सर, मैं था उस क्लास में। मैं कोई पूछना था, वो जो एक्सप्रेशन इवेलुएट करते हैं तो वो नहीं कराओगे उसमें भी? एक्सप्रेशन एवेल्यूएट के तुम्हारे ऊपर, मैं उसके ऊपर लैब में करवा सकता हूँ उसको। ठीक है सर। अगर वो करना है तुम्हें तो लैब में हम उसको, तुम्हारे क्या बोलते हैं उसे, आज ही तुम्हारी लैब है, उसमें हम एक हाँ एक्सपेरिमेंट सर है। करेंगे। हाँ, तो उसके अंदर हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलो। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ज्वाइन कर ही चुके हैं, बाकी करते रहेंगे, देखते रहते हैं। आज जो है हम वो लूप्स स्टार्ट करेंगे, रिपीटेशन और लूप स्टेटमेंट्स। सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस सर। ओके। तो लूप्स क्या होते हैं? रिपीटेशन का मीनिंग क्या होता है? रिपीटेशन का मतलब कोई हमें सिंगल सेम काम जब हमें रिपीटेड वे के अंदर करना हो, तो मतलब एक ही काम को बार बार करना हो। फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट कर दो। मैंने एक एरे बना रखी थी नेम नाम से, उसमें 60 स्टूडेंट्स के नाम थे, और मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, एरे को प्रिंट करा रहा हूँ। उसमें लिख रहा हूँ प्रिंट एफ % स्टूडेंट 0, फिर दोबारा प्रिंट एफ % स्टूडेंट 1। ऐसे 60 टाइम उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 60 टाइम वो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो ऐसे जब हमारे पास कोई काम आता है जो हम रिपीटेड वे के अंदर सेम फैशन के अंदर अगेन एंड अगेन करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, लूप्स हमारी हेल्प करते हैं सेम स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीटेड वे के अंदर एग्जीक्यूट करने के अंदर। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर या फिर हम कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं। 3 तरह के लूप जो है अवेलेबल है। 2 जो होते हैं वो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। थर्ड वन जो होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। कौन कौन से होता है हमारे पास? फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है, आज जो है हम तीनों लूप्स को पढ़ेंगे, इनके ऊपर एग्जांपल देखेंगे, और हमारे जो आज की लैब का जो मेन पॉइंट रहेगा वो भी हमारा लैब का रहने वाला है। ठीक है, हमारे लूप्स के ऊपर ही हम आज प्रोग्राम करने वाले हैं। प्लस साथ में जो हर्षित ने भी बोला है, एक हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन के ऊपर जो है हम एक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। First of all, what is the repetition? Repetition in program. In most software, statement is program may need to repeat many times. कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टेटमेंट को हमें जरूरत होती है रिपीटेड वे के अंदर एग्जीक्यूट करने की। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल। अगर हमें किसी का फैक्टोरियल निकालना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? फॉर एग्जाम्पल, मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसमें क्या हो रहा है,
मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके अंदर क्या है, मुझे रिपीटेड वे के अंदर ये काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा जिसमें n की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही हो, प्लस एक अनदर वेरिएबल लेना होगा जिसके अंदर प्रीवियस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके स्टोर करता रहे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लूप इन द कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट ए ग्रुप ऑफ स्टेप इन ए प्रोग्राम। लूप क्या है, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि क्या कंट्रोल करता है, रिपीट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टेप्स इन प्रोग्राम। लूप बॉडी स्टैंड फॉर रिपीटेड स्टेटमेंट। तो लूप बॉडी क्या होती है, जो कि रिपीट होती है एक साइकिल के अंदर। ठीक है, सी के अंदर हमारे पास वाइल, फॉर और डू वाइल, हमारे तीन तरह के कंट्रोल लूप्स होते हैं। फॉर और वाइल लूप जो होते हैं उनको हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, डू वाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। रीजन क्या है, वाइल लूप के अंदर और फॉर लूप के अंदर हम तभी एंटर कर सकते हैं जब उसकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, मतलब एंट्री के ऊपर ही उसको चेक किया जाता है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। डू वाइल के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट करता है, लूप के अंदर जाकर उसे एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद जब एग्जीक्यूट के बाद क्या होता है, वाइल में जाके एक्सप्रेशन चेक किया जाता है, मतलब लूप एक बार कंप्लीट होने के बाद लास्ट में वो एक्सप्रेशन चेक करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। क्लियर, डू वाइल, फॉर लूप और वाइल लूप, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। वाइल लूप को जो भी हम प्रोग्राम फॉर लूप की हेल्प से लिखते हैं वही हम वाइल लूप की हेल्प से भी लिख सकते हैं। फिर बात आती है कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि फॉर लूप कहाँ यूज होगा, वाइल लूप कहाँ यूज होगा। जहां हमें प्री नॉलेज हो कि हमें अपना जो लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। अगर मुझे पता है कि मेरी जो लूप की साइकिल है वो 50 टाइम्स चलेगी या फिर 60 टाइम्स चलेगी या 10 टाइम्स चलेगी, जहाँ पे मतलब फाइनाइट नंबर आपको पता है कि आपका लूप कितनी बार चलने वाला है, तो आप वहां पर फॉर लूप का यूज करते हैं। क्लियर, डू वाइल हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें पता है कि हमारी स्टेटमेंट हमें एक बार एग्जीक्यूट करनी है, अगर उसके बाद वो तभी एग्जीक्यूट होगी अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर, चलो अब की फ्लो डायग्राम देख लेते हैं, लूप चॉइस प्रोसेस काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एनी स्टेप रिपीटेड, कोई भी स्टेप रिपीट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उसके अंदर हमें रिपीटिशन की जरूरत नहीं है। अगर स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट। क्या हम क्या बोलते हैं उसे, एडवांस में जानते हैं कि हमारा जो साइकिल है कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर यस, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटिंग लूप चलाते हैं। काउंटिंग लूप इन द सेंस कि हम वहाँ पे फॉर लूप वाइल लूप का यूज करते हैं। अगर नहीं पता है हमें कितनी बार है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशनल लूप का यूज करते हैं। कंडीशनल लूप के अंदर क्या आते हैं, सेंटिनल कंट्रोल, एंड फाइल कंट्रोल। एंड फाइल कंट्रोल क्या है, ये वही है तुम्हारा डू वाइल लूप जो होता है हमारा। ठीक है, इनपुट वैलिडेशन, जनरल कंडीशन, तो ये कहाँ पर यूज होते हैं, जहां पर हमें एडवांस के अंदर ये ना पता हो कि हमें कितने टाइम्स जो है लूप एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपैरिजन दे रखा है कि कहाँ कहाँ पर किन किन लूप्स का हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पर हमें कौन से लूप्स को यूज करना चाहिए। जैसे काउंटिंग लूप है, वी नो हाउ मेनी टाइम्स ए लूप इज रिपीटेड विल बी नीडेड इन एडवांस। अगर हमें एडवांस में पता है कि हमारा लूप जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। क्लियर, अगर सेंटिनल कंट्रोल लूप हम कहाँ यूज करते हैं, इनपुट ऑफ द लिस्ट ऑफ डेटा एंडेड बाय स्पेशल वैल्यू। अगर हमने जो इनपुट वैल्यू है उसको हमने स्पेशल वैल्यू से टर्मिनेट कर रहे हैं, एंड हो रहा है, तो वहां पर हम फॉर या वाइल लूप का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप्स। आज इनका हम एग्जांपल देखेंगे। एंड फाइल कंट्रोल लूप क्या होता है, इनपुट ऑफ द लिस्ट ऑफ डेटा फ्रॉम ए डेटा फाइल। इसके अंदर क्या करते हैं, जो इनपुट होती है लिस्ट डेटा फाइल का, उसके अंदर डेटा फाइल इनपुट करते हैं, इसके अंदर वाइल लूप का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है
इनपुट वैलिडेशन लूप, इनपुट वैलिडेशन का मूल जहां पर हम इनपुट को वैलिडेट करते हैं किसी भी लूप में एंटर करने से पहले। रिपीटेड इनएक्टिव इनपुट ऑफ वैल्यू until a desired value is entered। हम क्या करते हैं, एक रिपीटेड टाइम एक इनएक्टिव इनपुट वैल्यूज को रिपीटेड वे के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए, इनपुट वैल्यू नहीं मिल जाए, उसे एग्जीक्यूट कर दे। वहां पर हम क्या करते हैं, डू वाइल का यूज करते हैं। मतलब इनपुट वैलिडेशन लूप के अंदर हम डू वाइल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जनरल कंडीशनल लूप के अंदर क्या है, अगर हमें कोई भी हमारे पास प्रोसेसिंग डेटा है जिसको हम डिजायर कंडीशन हमारे पास उसको अचीव हो रही है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जनरल कंडीशन लूप को यूज करते हैं वाइल और फॉर लूप के लिए। फिर ये बेसिक वो है कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी तुम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग तुम जहाँ पे उसको यूज करना चाहो कर सकते हो उसको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप। वाइल लूप स्टेटमेंट इन सी। द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप इन सी। वाइल लूप क्या है, सिंपल इसका सिंटेक्स क्या है, वाइल लूप और वाइल लूप रिपीटेशन कंडीशन। ये क्या है, मेरा एक वाइल लूप का सिंपल सा सिंटेक्स है। सबसे पहले लिखा वाइल और ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा कंडीशन। कंडीशन क्या हो सकती है, इफ कंडीशन हो सकती है ए इज लेस देन 5 ग्रेटर देन 4। तुम्हारी कोई भी कंडीशन हो सकती है वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर एंट्री करनी है तो उस केस में क्या होना चाहिए, मेरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक हम छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। वाइल कंडीशन क्या है मेरी, ए इज ग्रेटर देन 5, तो वो क्या करें, स्टेटमेंट क्या करें, प्रिंट हमारी स्टेटमेंट ये है, वाइल ए इज ग्रेटर देन 5। अगर मेरी ए की वैल्यू 5 से ज्यादा आती है तो वो क्या करेगा, ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पर मैं इनपुट के अंदर वैल्यू ए की ले रहा हूँ, अगर मैं वहां पे क्या करता हूँ 5 से ज्यादा वैल्यू लूंगा तो ही वो इस लूप के अंदर एंटर करेगा और मेरी प्रिंट जो स्टेटमेंट इसकी बॉडी के अंदर आएंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर। लूप रिपीटेशन कंडीशन इज द कंडीशन विच कंट्रोल द लूप। जो लूप रिपीटेशन कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन होती है, जिसके थ्रू हम अपने लूप को कंट्रोल करते हैं कि हमारे लूप कितनी बार चलेगा और किन किन स्टेटमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। द स्टेटमेंट इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द लूप रिपीटेशन कंडीशन इज ट्रू। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरी कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी। A loop is called infinity loop if the loop repetition condition is always true। अगर while loop के अंदर हमने कोई ऐसी कंडीशन दे दी है जो ऑलवेज ट्रू रहेगी तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी लूप मतलब इसका कोई टर्मिनेशन कंडीशन ना हो कि वो एंड होगी। क्लियर है। किसी को while लूप के अंदर कोई डाउट है सिंटैक्स के अंदर तो वो मुझे बताओ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो बताओ। चलो, मतलब तुम सबको समझ में आ रहा है, ठीक, गुड। अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, इसने एक वेरिएबल स्टार्ट किया है काउंट एम्प्लॉय नाम से, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हम क्या करते हैं, काउंट कर रहे हैं। इनिशियली उसको इनिशिएट किया है किससे, 0 से। काउंट नम इक्वल टू 0। फिर क्या किया, वाइल काउंट इज लेस देन 7। जब तक काउंट जो है 7 से कम है तब तक वो इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अब इस बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। जब तक ये कंडीशन क्या है, ट्रू है मेरी, तो क्या कर रहा है इसके अंदर, सबसे पहले प्रिंट कर रहा है आर्स, उसके बाद स्कैन कर रहा है आर्स को, उसके बाद रेट कैलकुलेट कर रहा है ग्रेटर देन, और फिर क्या कर रहा है परसेंट LF रेट, उसके बाद क्या कर रहा है पे जो उसके आर्स हैं प्लस उसके रेट, मतलब जो
कितने आवर्स उसने काम किया है, उसके लिए हर आर के अकॉर्डिंग उसको प्राइस जो है उसको वो मल्टीप्लाई करके उसको पे किया जा रहा है यहाँ पर। क्लियर है। और लास्ट में अगर दिया है इसने काउंट एम्प्लॉय इक्वल टू काउंट प्लस 1, और यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट कर दिया है, तो ये क्या होगा, जब ये 0 है, कंडीशन ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होगा और काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 के बाद दोबारा कहाँ जाएगी, कंडीशन चेक पे जाएगा, कंडीशन ट्रू है। जब तक ये कब तक चलेगा, 0 से लेके 6 तक ये जो है एग्जीक्यूट होगा, और 7 एम्प्लॉयज की जो आउटपुट है तुम्हारा वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है। प्रिंट ऑल एम्प्लॉय प्रोसेस, जैसे ही हमारा ये लूप 7 टाइम्स चल जाएगा, 0 से लेके 6 टाइम, 6 तक मतलब 7 टाइम्स, जैसे ही 0 से 6 तक चलेगा उसके बाद क्या लिखा आएगा, ऑल एम्प्लॉय प्रोसेस, मतलब सारे प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुके हैं। The loop control variable in the variable those value control loop repetition. In this example, count amp is the loop control variable. लूप कंट्रोल वेरिएबल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू के ऊपर ओवरऑल हमारे जो लूप है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारा लूप किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल है, और वो क्या है, काउंट एम्प 0। क्लियर है। किसी को इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो वो हैंड रेस करें या अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लो चार्ट व्हाइल लूप वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर हमारी व्हाइल लूप के अंदर, इस लूप के अंदर कंडीशन क्या लगी हुई है, काउंट एम्प इज लेस देन 7। व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पर क्या है, कंडीशन आ रही है, हमने डायमंड शेप यूज किया है, ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है फ्लो चार्ट के अंदर। तो हमारा क्या है, काउंट इज लेस देन 7, अगर फॉल्स है तो वो इस लूप से एग्जिट कर जाएगा। अगर मेरी वैल्यू जो यहाँ पर है 7 से ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा जो फेज है, जो स्टेटमेंट है, बॉडी है हमारे वाइल लूप की, वो क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। लूप के अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करेगा, वो लूप के अंदर एंट्री करेगा, गेट डेटा कंप्यूट पे डिस्प्ले पे इंक्रीज काउंट बाय 1। जैसे ही ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ये सारे काम होंगे, और डेटा लेगा, उनको कंप्यूट करेगा वे की वैल्यू, डिस्प्ले करेगा, और जो काउंट एम्प्लॉय की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये हमारा क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। किसी का कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो वो मुझे बता देना। आगे क्या बता रहा है ये, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जब हम किन्हीं दो ऑपरेशन को क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं। मतलब कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड जैसे इंटरेस्ट होता है ना, कि एक इंटरेस्ट उसके ऊपर फिर फर्दर इंटरेस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही कंपाउंड असाइनमेंट मतलब, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को, सिंपल एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को पास करना। बट यहाँ पर क्या, कंपाउंड असाइनमेंट मतलब एक ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है और वैल्यू भी इंसर्ट की जा रही है। यहाँ पे क्या है, द लूप बॉडी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल ऑपरेशन और एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, काउंट एम्प्लॉय वो क्या है, वेरिएबल है, इक्वल टू वेरिएबल, वेरिएबल क्या है मेरे पास, काउंट एम, साथ फिर क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है, प्लस का, पे एक्सप्रेशन क्या हुआ है, प्लस 1 कर रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीमेंट बाय 1। C provide compound assignment operator which enable a more concise notation for this kind of a statement. C क्या करता है, हमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का फीचर जो है वो
इनेबल करता है, प्रोवाइड करता है। ऑपरेशन, वेरिएबल ऑपरेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन, हम इनको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इस सेम, ये दोनों अप्रोचेस क्या है, ये सेम है। वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो ये इसका एक्सप्रेशन को मैं अगर राइट डाउन करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास काउंट एम्प है, ये मेरा वेरिएबल हो गया। ऑपरेशन क्या है मेरे पास, प्लस, इक्वल टू, और एक्सप्रेशन क्या है, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, काउंट एम्प इक्वल टू काउंट एम्प प्लस 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है, ये चीज तुम लोगों को पहले भी क्लियर है, हम इनको ऑलरेडी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसने क्या किया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, काउंट एम्प इक्वल टू काउंट एम्प प्लस 1। तो इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, काउंट एम्प प्लस इक्वल टू 1। ऐसे ही टाइम इक्वल टू टाइम माइनस 1 इक्वल टू टाइम माइनस इक्वल टू 1। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू टाइम। तो सिंपल क्या है, प्रोडक्ट इनटू इक्वल टू टाइम। सिंपल क्या है, हमने क्या करना है, शॉर्ट हैंड के अंदर जो भी ऑपरेशन है उसी सेम वेरिएबल के साथ हमें क्या करना है, परफॉर्म कर देना है। ठीक है, ये क्या है, टोटल इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा क्या है ये, एंड जब हमारे सेम वेरिएबल के ऊपर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो वहां पर हम कंपाउंड स्टेटमेंट का, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर स्टेटमेंट इन सी, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है। फॉर लूप के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 3 एक्सप्रेशन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर लूप रिपीटेशन कंडीशन होती है, और फिर अपडेट एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर तुम लोगों को एग्जांपल बताऊं तो क्या होती है, फॉर लूप होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या वैल्यू प्रोवाइड कर दी, 0। इन इंस्ट्रक्शन के बीच में जो हमारे पास इनिशियल रिस्पॉन्स है या फिर रिपीटिव लूप है, उनके बीच में क्या होता है, सेमीकोलन आता है। ये चीज हमेशा याद रखने वाली है। ठीक है, ए क्या है मेरा, 0 से इनिशिएट कर दिया है। अब लूप कब तक चले, लेस देन 9 या फिर लेस देन इक्वल टू 9। ये क्या होगा, ये लूप जो है ए की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं इक्वल टू हटा दूंगा तो ये 8 तक वर्क करेगा, क्योंकि हम वहाँ पे इक्वेट नहीं कर रहे हैं उसको। और इन द एंड सेमीकोलन, और एंड के अंदर क्या है, ए इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। ये क्या है, मेरे पास एक फॉर लूप है जिसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और लास्ट में क्या आता है इसके अंदर, मेरी आ जाती हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या होती है, जो भी हमें इस लूप के अंदर इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करना है। क्लियर है, अब बात करते हैं कि लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है, मतलब इसकी जो कंट्रोल्स हैं वो कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर लूप में गए, इनिशिएट हुई वैल्यू इंट ए इक्वल टू 0। इनिशिएशन होने के बाद क्या करता है, कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू 9। तो क्या है, a की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा जो कंपाइलर है वो एंटर कर जाता है किसमें, इनर मोस्ट लूप के अंदर, वो जो स्टेटमेंट वो पर्टिकुलर प्रोग्राम एंट्री कर रहा होगा। तो ये क्या हो गया, मेरे पास स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हो गया। जैसे ही ये कंप्लीट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है उसके साथ ही में क्या होता है, लूप कहाँ पर जाता है, इंक्रीमेंट के ऊपर। इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, और फिर यही सेम रिपीटेशन लूप चलता रहता है कि वो कंडीशन इंक्रीमेंट होता है, कंडीशन चेक होती है, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, कंडीशन और स्टेटमेंट। जैसे ही मेरी वैल्यू क्या पहुंच जाएगी 10,
तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और मैं बाय डिफॉल्ट फॉर लूप से एग्जिट कर जाऊंगा। क्लियर है? तो ये क्या होते हैं हमारे पास, फॉर लूप की एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है, फ्लो है, कैसे वो एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कह रहा है नीचे, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन सेट द इनिशियल वैल्यू फॉर द कंट्रोल लूप वेरिएबल। जो मेरा कंट्रोल लूप वेरिएबल है, जैसे कि हमारे लास्ट फॉर लूप का जब हमने प्रोग्राम किया था, तो वहां पे कंट्रोल लूप वेरिएबल क्या था, मेरा काउंट एम्प था। यहाँ पर मेरा कंट्रोल लूप वेरिएबल क्या है, ए है। ए एक्सप्रेशन के बेसिस के ऊपर मैं लूप के अंदर कंट्रोल कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल एक्सप्रेशन या फिर लूप कंट्रोल वेरिएबल। नेक्स्ट है लूप रिपीटेशन कंडीशन, टेस्ट द वैल्यू ऑफ द लूप कंट्रोल वेरिएबल। क्या करता है, टेस्ट करता है वैल्यू को, टेस्ट करता है वैल्यू को लूप कंट्रोल वेरिएबल की हेल्प से। और लास्ट में क्या है, अपडेट एक्सप्रेशन। अपडेट एक्सप्रेशन के अंदर हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन आता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है फॉर लूप के अंदर? किसी को डाउट? फॉर लूप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया है, सेम वही मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप के हेल्प से हमें पे एम्प्लॉयज की क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, स्टार्टिंग के अंदर टोटल पे इक्वल टू 0, इनिशियली क्या कर दिया, वैल्यू 0 कर दी है। उसके बाद फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर काउंट एम्प इक्वल टू 0 से इनिशिएट किया है, और लूप क्या किया है, काउंट एम लेस देन नम एम। अभी नम एम क्या है, जो भी वैल्यू इसकी हमें प्रोग्राम में प्रोवाइड की गई होगी वो हमारी नम एम होती है। और ये सी को हमारी, यही हमारी लूप रिपीटेशन कंडीशन है। फिर नेक्स्ट में क्या है, काउंट एम्प इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1। तो ये क्या है मेरे पास, एक अपडेट एक्सप्रेशन है, मतलब इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इसका मतलब है काउंट टेम्प इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो इसके एक्सप्रेशन कैसे चलेगा, सबसे पहले इनिशियल 0 हो रही है, 0 होने के बाद क्या कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन चेक अगर ट्रू होती है तो क्या है, लूप में एंटर करता है और ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। क्या है, प्रिंट आर्स प्रिंट करो, उसके बाद तुम रेट प्रिंट करो, तो उसके बाद पे कितना होगा उसको, आर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेट के साथ, जितने घंटे वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पे जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में क्या है, हम टोटल पे को प्रिंट कर देंगे। क्लियर? किसी को डाउट है इसके अंदर? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है हमारे फॉर लूप के अंदर बहुत ही फ्रीक्वेंटली। लास्ट का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारा किसका होता है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आप एक ही प्रोग्राम को दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप या तो इंक्रीमेंट के थ्रू भी कर सकते हो या डिक्रीमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको पता है आपके एम्प्लॉयज जो है वो 7 है, तो ये 7 वैल्यूज को करना है, इनपुट प्रोवाइड करना है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, या तो एक मैं अपनी वैल्यू जो है, जो इनिशियलाइज कर रहा हूँ, उसको मैं 0 से इनिशिएट कर सकता हूँ या 7 से इनिशिएट कर सकता हूँ। अगर मैंने 0 से इनिशिएट किया है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगी, अपनी जो वैल्यू है, जो लूप है, उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 0 से लेके 7 तक। या फिर जब मुझे पता है 7 तक करने हैं तो मैं कंडीशन लिख सकता हूँ लेस देन 7 की, और उस लूप को क्या करता हूँ, डिक्रीमेंट अप्रोच के साथ डिक्रीमेंट करते हुए उस लूप को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ 7 से लेके 0 तक। ये क्या होती है, हमारी दो अप्रोचेस होती हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट के साथ।
फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे स्लाइड के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन द फॉर लूप। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं बहुत कॉमनली जो है वो फॉर लूप के अंदर यूज होते हैं। द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेटर विच टेक ओनली वन ऑपरेंड। ये करते हैं सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के को इनपुट लेते हैं और उनको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। Due to the increment and decrement operator, they are increase and decrease the value of the single operator operand. और लास्ट में इसने क्या किया है, एक एग्जांपल दिया है फॉर इनिशियल इंट i इक्वल टू 0। मतलब इसने क्या किया है, i वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 0 से, उसके बाद कंडीशन दी है i इज लेस देन 100। i को 0 से स्टार्ट किया है और ये इस लूप को कहाँ तक चलाया है, जब तक वो 100 से कम है तब तक एग्जीक्यूट होगा। तो ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, 0 से लेके 99 तक एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा, 100 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 100 टाइम्स क्या होगी, क्योंकि इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो +1 का है, तो हर बार अभी अगर मान लो 2 कंडीशन है तो वो इंक्रीमेंट के बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नंबर्स ऑफ टाइम वो एग्जीक्यूशन इसका परफॉर्म होगा। फिर चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। काफी स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर काफी मेहनत करी है, काफी कंफ्यूजन था और काफी बच्चों ने जो इसके ऊपर खुद से हेल्प की है, सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ एग्जीक्यूशन करके देखा, तो उसके लिए मैं काफी खुश हूँ, तुम लोग मेहनत कर रहे हो इसको समझने के लिए। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ने मेरे को कल भी जो है वो हमारे कंडीशनल जो एक्सप्रेशंस थे उसके ऊपर मुझे प्रोग्राम भेजे हुए थे जिनके अंदर एरर आती। इफ डिफाइन के साथ मेरा तुम लोगों को एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, जहां पर हम इफ डिफाइन करते हैं और एंड इफ करते हैं, जहां पर हम मैक्रो एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, तो मेन के बाहर क्या हम प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं? ये मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर तुम लोगों को लैब टाइम पे लूंगा। ठीक है, लैब टाइम पे इस पे रिसर्च करके रखना पॉसिबल है या नहीं है। Sir, क्लियर? can you please repeat the question? सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम अपने माइक्रो एक्सप्रेशंस के अंदर जब हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं कंपाइलेशन, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हैश इफ या फिर हैश इफ डिफाइन, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है जहां पर हम मेन से पहले इफ डिफाइन और एंड इफ के बीच में प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये एक क्वेश्चन तो वो हो गया, वो तुम लोग लैब टाइम पे चेक करेंगे हम उसको, अगर नहीं होगा तो उसको मैं फिर बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दैट यूज द प्लस प्लस और नेगेटिव ऑपरेशन डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर। जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की उस पर डिपेंड करती है तुम्हारी किस ऑपरेटर पे जो तुम्हारा ऑपरेटर है वो एग्जिस्ट करता है। पहले क्या था, बिफोर आई टू जे अननोन था हमारे पास, तो इसने क्या किया है, जे इक्वल टू आई प्लस प्लस, और यहाँ पर लिखा है जे इक्वल टू आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट दिखा रहा है और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसको प्रीफिक्स भी बोलते हैं, इसको पोस्ट फिक्स भी बोलते हैं। प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है, जो वैल्यू यूज होती है आई की, वो क्या होती है, वही यूज होती है जो इनिशियली उसकी वैल्यू होती है, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो इंक्रीमेंट परफॉर्म होता है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू अननोन है, तो यहाँ पर क्या है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और जे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी मेमोरी के अंदर। जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं उस केस में क्या होता है,
आई को यूज आई वन द इंक्रीमेंट इट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर j इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेमोरी के अंदर आई की वैल्यू को तो इंक्रीमेंट हो गई है, बट जो वैल्यू यूज हुई है वो आई की प्रीवियस वन हुई है, मतलब 2 हुई है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, आई की वैल्यू 3 है इंक्रीमेंट के बाद और जे की वैल्यू 2 है। इसीलिए तुम लोगों को बाद में एरर आ रहे थे कि सबकी वैल्यूज जो है तुम्हारी अलग अलग आ रही थी कंपाइलर के ऊपर। क्लियर है? तुम लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ तुम्हारी अटेंडेंस का। अभी ये मीटिंग एक्सपायर होगी, उस सेम लिंक के ऊपर रीज्वाइन कर लेना और अभी तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। तुम्हारी लिंक जो है मैंने चैट के अंदर शेयर कर दिया है, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो और सेम लिंक के ऊपर रीज्वाइन कर लेना। सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है? किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है तो वो मुझे बता दो, मैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। अभी भी कुछ बच्चों की जो अटेंडेंस है वो मार्क नहीं हुई है। 41 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, 38 की अटेंडेंस जो है यहाँ पे मार्क्ड है। जो स्टूडेंट एब्सेंट है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो मुझे बता देना। आकांक्षा, आर्यन सिंह, दिव्या चौधरी, हर्षित चौहान, कबीर मित्तल, कबीर प्रेजेंट था, कार्तिक गुप्ता बी, कुलभूषण झा, मुदित मुदित भी प्रेजेंट था अभी, प्राची जिंदल, प्रियांश भारद्वाज, प्रियांशु टंडन, रजत पंचौरी प्रेजेंट है इसमें से, शोएब अहमद, सर रजत प्रेजेंट था। सर 063 063 रजत। यस सर। ओके, रजत हो गया। साहिल, सना, प्रियांशु टंडन, प्रियांश भारद्वाज, प्राची जिंदल, शोएब अहमद, शोएब ने भी ज्वाइन किया था अभी, और जिशान और सोबिया। इनमें से कोई प्रेजेंट है तो बता दो। चलो, एक बात तुम लोगों को मुझे और बोलनी थी। असाइनमेंट जो था तुम लोगों का, जो क्लास असाइनमेंट था, उसकी डेडलाइन कल थी।
काफी बच्चों ने सबमिट कर दिया है, बट अभी भी 15 से 20 बच्चों ने जो है वो सबमिट नहीं किया है। असाइनमेंट के तुम लोगों के मार्क्स हैं, लैब एक्सपेरिमेंट के मार्क्स हैं, एग्जीक्यूशन के मार्क्स हैं, जो भी तुम्हारे को काम दिया जाता है उनके जो है तुम्हारे मार्क्स उनसे रिलेटेड है। अगर तुम लोग टाइमली सबमिट नहीं करते हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो, अगर तुम्हारे मार्क्स फाइनल में नहीं आते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है वो टाइमली सबमिट कर दो। कल तुम्हारी लास्ट डेट थी, मैंने एक रिमाइंडर भी तुम लोगों को डाला था, बट स्टिल काफी स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट है सबमिट नहीं हुए हैं। क्लियर। और एक चीज, लैब एक्सपेरिमेंट है, अब ऑलमोस्ट स्टेशनरी ओपन है मार्केट के अंदर, तो अपनी लैब फाइल जो है वो भी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। 4 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, आज तुम्हारा 5th लैब होगी, 5th एक्सपेरिमेंट तुम लोगों का हो जाएगा। क्लियर है, तो अपनी लाइव फाइल्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। हाँ, तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की डिस्कस कर रहे थे। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स के अंदर जो वैल्यू पास होती है वो इंक्रीमेंट होने के बाद होती है। पोस्ट फिक्स के अंदर मेमोरी के अंदर वैल्यू जो है अपडेट हो जाती है, और जो वैल्यू यूज होती है वो उसकी प्रीवियस वैल्यू होती है। क्लियर है? सिंपल सा एग्जांपल यहाँ दे रखा है, जे इक्वल टू प्लस प्लस आई। यहाँ पे जे आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी? 2 थी। यहाँ पर क्या हो गया? आई की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो गई, और जो वैल्यू जे में पास हुई है वो भी 3 हुई है। तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको हम प्री फिक्स भी बोलते हैं। पोस्ट फिक्स क्या होता है? जब हमारा आई प्लस प्लस, जब इंक्रीमेंट हमारा बाद में होता है। इस केस में क्या होता है? आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होती है तो मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट तो हो जाती है, बट आई जे की जो वैल्यू है वो प्रीवियस वन ही रहती है, जो आई की होती है वो क्या है इसके अंदर? 2 होती है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। सेंटिनल कंट्रोल लूप। सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है? समटाइम वी मे नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रिपीट। कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं पता होता ये जो प्रोग्राम है हमारा वो कितनी बार रिपीट होगा। ठीक है, द वन वे टू डू दिस इज टू चूज अ सेंटिमेंट वैल्यू एज ए एंड मार्कर। कभी कभार क्या होता है, इसको कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा उसको हम क्या करते हैं? एंड मार्कर। एंड मार्कर मतलब एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसके आगे लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जब तुम राउटिंग पढ़ोगे ना, वहाँ पे टीटीएल का यूज होता है, टाइम टू लिव। उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने पैकेट्स भेजे, डेटा पैकेट्स भेजे ओवर द नेटवर्क, तो क्या हुआ? मान लो पैकेट जो है अपना पाथ से डिस्टर्ब हो गया है, तो क्या होगा? वो रूट जो है, जो लूप जो है वो चलता रहेगा, पैकेट जो है ट्रांसमिट होता रहेगा, बट बिना किसी डेस्टिनेशन के। तो उस केस में क्या होता है, हम पैकेट्स के साथ होप काउंट के लिए टीटीएल लगा देते हैं। टीटीएल क्या होता है? टाइम टू लिव। जब भी एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर डिटेल जाएगा तो क्या होगा? उसका एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, बट 7 या 100 टाइम, मतलब 24 टाइम जो होता है डिटेल जो होता है वो हमारा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। अगर वो 24 होप काउंट के अंदर जो है अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचता तो हम क्या करते हैं? उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसे ही सेंटिनल कंट्रोल लूप है, अगर मुझे नहीं पता मेरा लूप कब तक चलेगा तो हम एक वैल्यू दे देते हैं, जहां पर क्या होता है वो एज ए एग्जिट की तरह वर्क करता है। इफ द यूजर विश टू एग्जिट द लूप, he or she can he or she has to input the sentinel values। अगर उसको लूप को एग्जिट करना है तो उस केस में उसे सेंटिनल वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। इट इज सिमिलर टू द लॉग आउट फंक्शन इन मैनी एप्लीकेशंस। जो सेंटिनल कंट्रोल लूप्स होता है एक तरह का लॉग आउट फंक्शन की तरह वर्क करता है, जो हम बाकी सारे एप्लीकेशंस में देखते हैं। फिर यूज देख लेते हैं इसका। क्या किया इसने एग्जांपल के अंदर? लिखा हैश डिफाइन सेंटिनल -99। अब इसने सेंटिनल को क्या लिख करा है? कैपिटल्स में लिखा है। कैपिटल्स में लिखा है तो इसका क्या मतलब है? ये एक मैक्रो एक्सप्रेशन है। क्लियर? इसके अंदर क्या कर रहा है? वॉइड मेन
void main और उसके बाद int main void, फिर उसके अंदर अंदर क्या करा है इसने, int sum इक्वल टू 0। इसने सम एक वेरिएबल को इनिशिएट किया है 0 के साथ से, और साथ में ही स्कोर नाम का एक वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया है। उसके बाद इसने क्या किया है, एंटर फर्स्ट स्कोर, यूजर से फर्स्ट स्कोर जो है वो इनपुट करवाया है। साथ ही में क्या लिखा है उसने, %d टू क्विट सेंटिनल, और एक सेंटिनल की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड की है जिसके ऊपर वो क्या कर देगा, क्विट कर देगा। इसके बाद इसने क्या किया है, एक स्कोर वेरिएबल जो उस पर डिफाइन किया है उसको यूजर से इनपुट करवाया है, और फिर वाइल स्कोर इज नॉट इक्वल टू सेंटिनल, जब तक जो मेरा स्कोर है वो सेंटिनल के इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो लूप चलेगा मेरा। फिर क्या है, सम इक्वल टू सम प्लस 1 सम प्लस इक्वल टू सम प्लस स्कोर। स्कोर के अंदर क्या करते हैं हम, सम के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। प्रिंट एंटर द नेक्स्ट स्कोर %d टू क्विट एंड सेंटिनल, तो ये करते हैं हम नेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर कर जाते हैं, कब तक, जब तक वो सेंटिनल वैल्यू तक अचीव नहीं कर लेता। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये 99 तक। तो यहाँ पर ये जो होता है सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है, जहाँ पर हमें ये फाइनल ना हो कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, तो वहां पर हमें सेंटिनल का यूज कर सकते हैं। किसी को डाउट इसको लेकर? सर एक बार ये वाला दोबारा समझा दो। हाँ, पहले तो ये मीनिंग समझो कि सेंटिनल होता क्या है। अगर मान लो वाइल लूप के अंदर कोई ऐसी कंडीशन है जो कि हमेशा ट्रू ही रहने वाली है, ठीक है, तो क्या होता है, वो मेरा इन्फिनाइट लूप हो जाता है। तो इन्फिनाइट लूप से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, इन्फिनाइट लूप से बचने के लिए हम सेंटिनल कंट्रोल लूप्स का यूज करते हैं, सेंटिनल कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं इनिशियली। अब वो वैल्यू 99 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है। यहाँ पर क्या किया है, हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड एक मैक्रो डिफाइन कर दिया है 99 नंबर से। तो क्या लिखा है, इफ द यूजर विश टू एग्जिट द लूप ही और शी हैज टू इनपुट 99। इसलिए क्या है, जैसे ही यूजर जो है 99 वैल्यू एंटर करेगा या फिर लूप इंक्रीमेंट होता हुआ 99 तक पहुंचेगा तो क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, अ, सबसे पहले वॉइड मेन के अंदर गया है, मेन के अंदर इसने सम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और स्कोर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सम को 0 से इनिशिएट किया है, स्कोर को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है। उसके बाद इसने क्या किया है, प्रिंट एफ, प्रिंट फर्स्ट एंटर फर्स्ट स्कोर। सबसे पहले क्या किया है, एंटर फर्स्ट स्कोर प्रिंट होगा, और %d टू क्विट, और या तो %d टू क्विट सेंटिनल वैल्यू प्रोवाइड करोगा, क्विट करना है तो। ठीक है, उसके बाद क्या किया है इसने, स्कैन एफ %d स्कोर, यूजर से जो स्कोर है वो एंटर करवाया है। फिर उसके बाद इफ वाइल स्कोर इज नॉट इक्वल टू सेंटिनल, जब तक जो स्कोर है वो सेंटिनल के इक्वल ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो उस लूप को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर क्या किया है, वाइल लूप के अंदर स्कोर का इसने इंक्रीमेंट किया है, उसको सम के अंदर स्टोर करता चला है। इसने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस स्कोर। सम क्या है मेरा, 0 वैल्यू है इनिशियली, और 0 प्लस स्कोर, स्कोर जो भी यूजर ने इनपुट किया होगा। उसके बाद क्या किया, एंटर नेक्स्ट स्कोर %t टू क्विट, नेक्स्ट स्कोर को एंटर करो, और या फिर क्विट करने के लिए सेंटिनल वैल्यू को एंटर करो। सेंटिनल वैल्यू क्या है, 99। जैसे ही वो वैल्यू एग्जीक्यूट होगी वो क्या करेगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा। और लास्ट में इसने क्या किया है, स्कैन किया है। तो इस वाइल लूप के अंदर क्या है, 3 स्टेटमेंट्स है। मल्टीपल टाइम जब तक मेरा फॉर लूप मेरा ट्रू है तब तक वो इस लूप को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट के अंदर क्या कर देगा, सम ऑफ द एग्जाम स्कोर, जो है सम को वो प्रिंट कर देगा। क्लियर है? कोई डाउट अभी किसी को? चलो चलो ठीक है, अभी हम जो है अपनी क्लास ओवर करते हैं। हम आज लैब टाइम में पहले ये अपनी स्लाइड्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अपने लैब की जो एक्सपेरिमेंट है वो उनको परफॉर्म करेंगे। सर ओके, ये वाला जो कोड है
ये वाला जो कोड अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये वाला एक बार लैब में रन करके दिखा देना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब जो है प्रोग्राम रन का काम तुम लोगों का है। एरर आता है उसको सॉल्व मैं करूंगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट तुम लोगों ने करने हैं। प्रोग्राम देखकर, एग्जीक्यूट होता हुआ देखकर कोई उससे फायदा नहीं है। तुम उसको सीख लोगे, देख लोगे, समझ लोगे, बट जब तक तुम प्रोग्राम्स को खुद नहीं रन करोगे। मैं एक चीज सिंगल सिंगल बच्चे तक मैंने ये बात बोली है, अगर मान लो किसी को भी किसी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है ना, उस प्रोग्राम को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जहां तक तुम्हारी, जब तुम प्रोग्राम का एरर आता है वहां पर लाइन मेंशन होती है कि किस लाइन के अंदर एरर है, उस लाइन को करेक्ट करने की कोशिश करो। अगर नहीं आते हैं उस लाइन को डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे कर दो? मल्टीपल लाइंस के अंदर डिवाइड कर दो, उसको एग्जीक्यूट करके देखो। अगर स्टिल नहीं आता है तो तुम मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं उसको तुम्हारे को रन करके दूंगा, जैसे मर्जी करके दूंगा। ठीक है, वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ चैतन्य। सर मेरे को एक डाउट था कि जैसे जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स होता है वो हर लैंग्वेज के अलग होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, डीएस एल्गो। हाँ, एल्गोरिथम एक्चुअली होता क्या है? एल्गोरिथम एक मतलब स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करके हम कोई पर्टिकुलर टास्क करते हैं। एल्गोरिथम जो है वो जनरल है, ग्लोबल वर्जन है। उसको तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। उसके लिए कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि वो किसी लैंग्वेज ओरिएंटेड होती है, नहीं। तुम्हारी जो डेटा सर स्ट्रक्चर वो होती अलग है, से मतलब अलग से सिलेबस तो नहीं है? जैसे मैंने अगर जैसे मैंने सी पूरी कर ली, सी मेरे को आती है, तो उसके अंदर डीएस एल्गो मतलब मैं कर चुका हूँ, मैं उसके बेसिक्स पढ़ चुका हूँ, मतलब वही डीएस एल्गो है। हाँ ये सेम रहती है। ओके सर, डेटा थैंक यू। स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर तुम पढ़ोगे आगे, सेकेंड ईयर के अंदर होगा तुम्हारे ये सब्जेक्ट। तो तुम उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर, तुम जो दो टर्म्स यूज कर रहे हो ना, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अलग चीज है, डेटा स्ट्रक्चर अलग है, एल्गोरिथम अलग चीज है। ठीक है, ओके सर। सर और कंप्यूटर डेटा साइंस के लिए स्ट्रक्चर कोई होता है डिफरेंट तुम्हारा मैथ्स? वे ऑफ, एक मिनट मेरी सुन लो फिर अपनी बता देना, ठीक है। सॉरी सर, डेटा सॉरी। स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तुम किस तरह से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर के अंदर तुम्हारे एरे, लिंक लिस्ट और ये सब क्या होते हैं, तुम्हारे लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर के अंदर ग्राफ्स, फ्लो ग्राफ्स आ जाते हैं, तुम्हारे ट्री आ जाते हैं, और तुम्हारे कौन से आ जाते हैं, हायरार्किकल वे आ जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? तुम्हारे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो हो गया डेटा स्ट्रक्चर हो गया। एल्गोरिथम क्या है? कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, सॉल्व करना है। अगर तुम मान लो कोई भी रिसर्च के अंदर कोई तुम में से जान जाता है, रिसर्च इन द सेंस कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं? एल्गोरिथम्स या फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं। तो वो एल्गोरिथम और जो फ्लो चार्ट है, वो ग्लोबल वर्जन है किसी भी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो तुम्हारा कोई भी लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं होता है कि मैं सी के अंदर एल्गोरिथम अलग तरीके से लिखूंगा, सी प्लस प्लस के अंदर अलग तरीके से लिखूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ अब बताओ मुझे। सर मैं पूछ रहा था जैसे मैथ्स कंप्यूटर साइंस के लिए कोई अलग आती है, मतलब जो प्रैक्टिस कर सके, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी शार्पन हो सके? क्योंकि जो अभी हम मैथ्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो तो बहुत हाई लेवल मैथ्स है, वो तो मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग के लिए नीड अभी तो नहीं पड़ेगी, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोग्राम के लिए सर। प्रोग्रामिंग में तुम्हारी मैथ्स का यूज जो है वो बहुत रेयर ही होगा। ठीक है, और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग का कोई वैसे खास रिलेशन नहीं है। हाँ बट तुम्हें जो बेसिक टर्म्स हैं, अगर मान लो अभी मैं तुम्हें आज जो है प्रोग्राम दे दूंगा कि राइट ए प्रोग्राम टू सॉल्व द फेबनाची सीरीज, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन, या फिर फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर को, तो तुम्हें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, फेबनाची सीरीज क्या होती है, पेंडुलम नंबर क्या होते हैं। तो वो सब चीजें क्या है, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। बाकी ये जो तुम अभी मैथ्स जो पढ़ रहे हो, अगर मान लो तुम गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो वहां पर तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा ये गेट। या फिर तुम हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाते हो, बेस्ट अप्रोच रहती है कि बीटेक के बाद अगर तुम्हें किसी अच्छे उसमें जाना है, तो मेरी तरफ से सजेशन है कि अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, गेट एक एग्जाम होता है नेशनल लेवल के ऊपर, तुम लोगों को मोस्टली को पता होगा। जिनको नहीं पता है
तो वो एक बार गूगल करके देखना गेट, हर साल फेब या मार्च के अंदर वो एग्जाम होता है, उसकी आउट ऑफ 100 जो है कट ऑफ मुश्किल से 32 मार्क्स से आती है CS की, ठीक है। अगर तुम उसे क्वालिफाई करते हो, अगर परसेंटाइल तुम्हारा अच्छा होता है, तो तुम डायरेक्ट PCS की जो PSU की जॉब्स है तुम्हारी पब्लिक सेक्टर की, वहाँ पे तुम डायरेक्ट जा सकते हो। उस गेट के एग्जाम के बाद तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं होता है, तुम्हें जस्ट इंटरव्यू देना होता है। बेल है, OILC है, तुम्हारी NTPC है, ये जितनी भी तुम्हारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तुम सब उनके अंदर कैसे जा सकते हो, गेट के थ्रू जा सकते हो। क्लियर है। और गेट के सिलेबस के अंदर तुम्हारे बीटेक के जो जितने भी सिलेबस सब्जेक्ट अभी तुम पढ़ने वाले हो, ऑलमोस्ट वो सब पूछे जाते हैं। कुछ की वेटेज कम है, कुछ की वेटेज ज्यादा है जस्ट। अब जैसे C है, C++ है, ये तुम्हें थ्रू आउट द प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन तुम्हारे जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग के आते हैं उसके अंदर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 5 से 6 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर के आते हैं तुम्हारे। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, टॉक, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब भी तुम्हारे फ्यूचर के अंदर ये सब्जेक्ट्स आए, कंपाइलर हो गया, टॉक हो गया, और तुम्हारे पास डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सबको अच्छे से पढ़ो, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये जो है तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे लिए काम आएंगे। सर क्लियर जो है। अभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग में यूज होता है, जो अभी हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो अब पढ़ रहे हैं। डायरेक्टली कहीं पे हाई लेवल जो भी तुम अभी मैथ्स पढ़ रहे हो, वो प्रोग्रामिंग के अंदर यूज नहीं होती है, ठीक है। अगर कहीं पर होगी तो वो एक्सप्रेशंस आते हैं, और वो एक्सप्रेशन जो मैं जस्ट क्या होता है, प्रोग्रामिंग के वे के अंदर उन्हें एक्सप्रेस करना होता है, दैट्स इट। कहीं पर इसका यूज नहीं होता है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब ठीक सर है, वो जो हम ओके। सुनते हैं कि डेटा साइंस, ML, AI में जी यूज सर। नहीं होती ये वाली मैथ्स। क्या चीज? सर वो जो हम सुनते हैं कि डेटा साइंस, ML और AI में ये बहुत हाई लेवल मैथ्स चाहिए होती है, तो वहाँ पे यूज नहीं होती ये वाली। हाँ, वहां पर ये जो होती है तुम्हारी ML वगैरह हो गई, और जो तुम्हारी डेटा साइंस हो गई, वहां पर क्या होती है, इनकी एल्गोरिथम होती है। जैसे तुम अगर ML पढ़ोगे तो उसमें CNN है, KNN है, तुम्हारी जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की जो एल्गोरिथम्स होती हैं, वहां पर तुम्हें एक्सप्रेशन के कुछ कुछ जो फॉर्मूलेज होते हैं वो यूज होते हैं। बट वहां पर भी क्या है कि अगर मान लो CNN एल्गोरिथम तुम पढ़ रहे हो, वो उसकी एक डिफरेंट अप्रोच है, उनका एक अलग वे है अ, अपनी एल्गोरिथम को सॉल्व करने की। अभी तुम धीरे धीरे जैसे स्टार्ट करोगे तो मीनिंग समझता आ जाता चला जाएगा डिफरेंस क्या है उनके अंदर। वहां पर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन एग्जिस्ट करती है, बट उनकी जो खुद की अप्रोचेज है उन्होंने वो एक्सप्लेन की हुई है। क्लियर। चलो, बाकी जो है हम अभी लैब के अंदर इसको कंटिन्यू करते हैं आगे फर्दर। अभी तुम लोगों का ब्रेक है, तो बस एंजॉय करो, मिलते हैं ब्रेक के बाद।